तरफ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज है, मगर उससे भी बड़ा चैलेंज डैम्स और वाटर स्टोरेज का ना होना है। क्या हुकूमतों की जिम्मेदारी बारिशों और सैलाब आने के बाद सिर्फ हंगामी इकदाम हैं, या पहले से प्लानिंग करना भी उनकी जिम्मेदारी है? क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत के साथ साथ आवाम की जिम्मेदारी क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद है, माहिर है आबी उमूर के डॉक्टर हसन अब्बास साहब। मैं उनको वेलकम करूंगी। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से ये जितना कुछ पाकिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी हो रही है, लोग बेघर हो गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ भारत को ही ठहराया जा रहा है। क्या सरासर भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर बर्बादी का, सैलाब का? असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो भी असल जिम्मेदार है या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको एक स्केपगोट मिल गया है, पॉपुलर नैरेटिव है, और ख़ुसूसन जंग के बाद जो है वो, और टीटी के सस्पेंशन के ऐलान के बाद जो कुछ भी है वो मुद्दा उसके ऊपर डाल दो, हम फारिग हो गए। तो बेसिकली तो ये जो बारिशें और सैलाब आ रहे हैं, ना ये भारत के बस में है ना हमारे बस में है कि हम इनको रोकें या मोड़ें। उन्होंने जितने डैम बनाने थे बना लिए, लेकिन वो इतने बड़े सैलाबों को कोई डैम नहीं रोक सकता। हमारे बस में क्या है? हमारे बस में अपनी अकल इस्तेमाल करना है। अच्छा। देखिए, हमने देखें, ये अभी दुनिया जो है ना वो जा रही है फ्लड अडेप्टेशन की तरफ। अच्छा। लार्ज स्ट्रक्चर से निकल के फ्लड अडेप्टेशन की तरफ जा रही है, और दुनिया ने पिछले 100 साल में ये तजर्बात किए लार्ज डैम्स बनाने के। 100 से ज़्यादा मुल्कों में तजर्बात हुए लार्ज डैम्स बनाने के, और ये जो इतना रिच एक्सपीरियंस है और जिसकी कॉस्ट रन्स इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, उससे नौए इंसानी ने कुछ सीखा, और वो जो सीखने की कॉस्ट पे की है वो बहुत ही बड़ी है। तो अब हमारी अक्लमंदी इसमें है कि हम उन गलतियों से सीखें, और दुनिया उन गलतियों से सीखा है। दुनिया ने उसके ऊपर लिखा है कि भी क्या गलतियाँ और किस तरह से अजाला करना है। किसी ज़माने में जब हमारे पास मशीनें और पावर और ये चीज़ें आ गई, तो हमने कहा कि जी हम नेचर को कंट्रोल करेंगे। फ्लड कंट्रोल डैम्स, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये हमने बनाने शुरू किए, कंक्रीट बेताशा पोर कर दी, लेकिन फ्लड तो कंट्रोल नहीं हुआ। नेचर जो है वो आपके इंजीनियर डिज़ाइन से ज़्यादा पानी ले आई। फिर आपने कहा कि नहीं ये कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कुछ सालों के बाद एक नई बज़वर्ड और एक नई टर्म शुरू हो गई, फ्लड मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। उन्होंने जब फ्लड मैनेजमेंट शुरू की तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा, डैम इस तरह से बनाएंगे कि इतने पानी के बाद इतना पानी निकाल देंगे, इतना हो गया तो उसके गेट खोल देंगे, नीचे जब पानी चलेगा निचली सतह पर जाएगा, निचली सतह पे जाएगा तो कोई स्ट्रक्चर आ गया तो उसको बचाने के लिए इसको खोल देंगे, इधर से बंद तोड़ के इंडस्ट्री को बचा लेंगे, और जो गांव हैं उनको डुबो देंगे, फसलों का नुकसान कम होता है। हुआ ना ये? जी मैं बता रहा हूँ, ये सारी फ्लड मैनेजमेंट है ना। देखिए, जिस वक्त ये आपकी सिफारिश बनाई जाती हैं आपके बैराज के साथ, अब आप कहते हैं ये स्ट्रक्चर जो है उसकी ये कैपेसिटी, स्ट्रक्चर की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया, बजाय कि वो स्ट्रक्चर को गिरा दे, आप कहते हैं जी हम इधर साइड से पानी खोल देंगे। वो कच्चा बंद बनाया होता है, उसको तोड़ दिया, इधर से पानी निकल गया। ब्रीच करते हैं उसको। हाँ, वो ब्रीचिंग सेक्शन बाकायदा डिज़ाइन होते हैं, उनकी लोकेशंस होती हैं कि किधर देना किधर नहीं देना। फिर ये कि ब्रीचिंग सेक्शन की जब आप लोकेशन डिसाइड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि दरिया के इस तरफ बनाना है कि इस तरफ बनाना है। फिर आप कहते हैं जी इधर तो खेत हैं, इधर सिर्फ फसलों का नुकसान होगा, उधर बड़ी शहरी आबादी है, उसको हमने बचाना है। तो इधर फिर जो फसलों के साथ गाँव है और आबादी है, वो कहते हैं ठीक है, छोटी बस्तियाँ, बसते तो उसमें भी इंसान ही है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी है जितनी किसी को हो सकती है। कच्ची बस्ती में बसने वाला भी अपनी जान से उतना प्यार करता है जितना एक महलनुमा घर के अंदर रहने वाला। तो वो बस ये कि जी वो इकोनॉमिक डैमेज कम होंगे, वो ये होगा। मतलब है कि ये फ्लड मैनेजमेंट थी, और इसने जो नुकसानात किए ये तो फेल हो गई, वो भी फेल हो गई, फ्लड कंट्रोल भी फेल हो गया, फ्लड मैनेजमेंट भी फेल हो गई। अब दुनिया ने कहा कि अब क्या करें? उन्होंने कहा कि अडेप्ट करें। अच्छा। अडेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप को हम आहंग करें नेचर के साथ, दरिया को फैलने दें जितना वो फैलता है। आपको पता होना चाहिए कि वो कितना फैलता है, और उतनी जगह को आप दरिया के लिए छोड़ दें। और इसको हम अभी यूरोप में एक इनिशिएटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम भी चल रहा है। क्या? वो कहते हैं रूम फॉर द रिवर,
यूरोपियन यूनियन भी उसको सपोर्ट कर रही है और तमाम मुल्क उसको कर रहे हैं कि हमने अपने दरियाओं के रास्तों को खाली करना है। वहाँ से डैम्स रिमूव हो रहे हैं, कोई मेरे ख्याल में 2000 के करीब डैम्स इस सदी में उन्होंने रिमूव किए हैं। डॉक्टर साहब, हमने 78 साल हो गए आज़ादी लिए हुए। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि हम अपने लिए कोई आबी ज़खायर नहीं बना सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े बड़े डैम तामीर कर दें, लेकिन छोटे पैमाने पर छोटे दर्जे के डैम या कोई आबी ज़खायर भी तो हम बना सकते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी किसी तरफ तो आपको करना है। हमने तो दरियाओं के किनारों के ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी खूबसूरती के नाम के ऊपर, और वहाँ सबसे ज़्यादा बर्बादी हमने देखी। हमने अपने लोगों को ये नहीं बताया कि इस किस्म के हालात में आपने क्या करना है। हाँ, जब ये सब हो जाता है तो हम सब पहुँच जाते हैं, फिर हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है। पाकिस्तान के पास कमेटियाँ हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो बैठते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमत को मशवरे देते हैं, लेकिन उनके ऊपर एग्जीक्यूशन हमें नज़र क्यों नहीं आती? देखिए, वो एग्जीक्यूटेबल चीज़ें दें, बताएंगे और एग्जीक्यूटेबल मशवरे देंगे तो शायद कोई मशवरे नज़र भी आ जाएं। मेरी नज़र में तो कोई एग्जीक्यूटेबल मशवरे उनकी तरफ से जो कि अलाइन करते हों करंट ग्लोबल माइंड को, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरे। देखिए, ये हमने जो है ना अपनी डेवलपमेंट मॉडल इस तरह से बनाए कि हमने उधार के पैसे लिए और किराए के जो है ना वो सोच ली। सोचने वाले भी किराए पे बुलाए कि भाई हम पैसे देते हैं, तुम थोड़ा हमारे लिए सोच लो, और उसके बाद में उधार के पैसे से प्रोजेक्ट कर दो। तो जिसने उधार के पैसे का प्रोजेक्ट कराना और किराए पे आके इधर बैठा हो, वो क्या सोचेगा? वो उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचेगा, वो अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेगा, वो उस बिज़नेस के बारे में सोचेगा जिसने उसको यहाँ पे भेजा है, और उसके हक़ में जो है वो अपनी रिपोर्ट लिख के चला जाएगा। सन ऑफ सॉइल्स जब तक नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे, उस वक्त तक आपके कोई भी प्लान जो है वो आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी और नेचर के साथ, जो इस जगह की नेचर है, जिस जगह की नेचुरल एनवायरनमेंट है, उससे कंपैटिबल नहीं होगा। कोई हमें कोलोराडो रिवर का मॉडल दे गया, कोई टेनेसी वैली का मॉडल दे गया, कोई जो है वो हॉलैंड का मॉडल लेके आना चाह रहा है इधर, या दे के चला गया। तो हमारे पास तो हमारी अपनी सोच ही नहीं है। हमारा तो दरिया जो है वो इन तमाम ये जो राइन रिवर हो गया, या कोलोराडो हो गया, या मिसिसिपी हो गया, या कोई और इस तरह का रिवर हो गया, नाइल हो गया, इंडस तो इन सारे दरियाओं से बहुत सुपीरियर है। अगर आप इसकी हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी को स्टडी करें तो नेचर ने जो शाहकार बनाया है दरिया सिंध को, वो तो खुसूसियात बाकियों के पास हैं ही नहीं है, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया उस तरह से जिस तरह से हमें करना चाहिए था। डॉक्टर साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे, हमारे पास एक सोच आई थी कालाबाग डैम की भी, और उसके ऊपर आजकल बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है कि होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। मैं देख रही थी 1979 के अंदर UNDP से $25 मिलियन की एक ग्रांट मिली थी पाकिस्तान को, जिसमें मनसूबाबंदी और फिजिबिलिटी स्टडी शामिल थी, जो इन्होंने की भी। क्या वजह है? सिर्फ पोलिटिसाइज हो गया ये मामला, या कुछ और भी रीजंस हैं कि इस डैम को बनने के लिए कई रुकावटों को, या मैं कहूँगी आग का दरिया है, उसको पार करके जाना पड़ता है? क्या वजह है? ये डैम भी किराए की सोच और उधार के पैसे के लिए बन रहे हैं, ये वजह है। तो हम क्या करें? हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पे गुजर जाएंगे। हम इंडस को समझने की कोशिश करें कि इंडस हमें क्या देता है। इंडस कोलोराडो रिवर नहीं है, इंडस टेनेसी वैली नहीं है, इंडस है। इंडस को कुदरत ने जो, देखिए दरिया के चलने का वो तरीका होता है, कुदरत ने बनाया, प्रोसेस के तहत सब चीज़ें होती हैं। दरिया जब एक चलता है ना, तो दरिया के बीच में पानी कहाँ से आता है? कुदरत ने मैकेनिज्म बनाए हैं। बारिशों से आता है, बर्फ़ के पिघलने से आता है, ग्लेशियर के पिघलने से आता है, और फिर ज़ेरे ज़मीन पानी सीप करके दरिया में आता है, उससे आता है, जिसको हम बेस फ्लो कहते हैं, और सरफेस पे वो फ्लो करता है। इंडस दुनिया का वो अपने साइज़ का वाहिद दरिया है जिसमें ग्लेशियर से भी पानी आता है, स्नो मेल्ट से भी आता है, हैवी मानसून के सिस्टम्स हैं वो भी इसमें पानी लेके आते हैं, और ग्राउंड वाटर सीपेज का भी इसका बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। और जिसका ग्राउंड वाटर का सिस्टम है वो इतना अमेजिंग है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा दरिया भी इतने अमेजिंग है। इंडस से जो दरिया साइज़ में 10 गुना बड़ा भी है ना, वो भी इंडस जितना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वाटर का सिस्टम नहीं। मतलब ये कि इंडस रिवर हमारे पास ब्लेसिंग है, और इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर का है।